सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू सेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। काफ़ी टाइम के बाद फिर से हम मिल रहे हैं, ठीक है। लगभग लास्ट लेक्चर जो है वो 2 या 3 महीने पहले शायद अपलोड हुआ था, ठीक है। रीज़न बीइंग के घर पे कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था। यू गाइस माइट नोटिस के बैकग्राउंड बदल चुकी है। हमने एक सेपरेट कमरा क्रिएट किया है क्लासरूम और हमारे स्टूडियो पर्पज़ के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर पीछे वाइट बोर्ड लग चुका है, ठीक है। यहाँ पर मेरा पूरा सेटअप रहेगा एंड देन मैं आपको यहाँ पर बढ़िया से हर कॉन्सेप्ट इजी करके समझाऊंगा। चलिए, तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारे काफ़ी लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके थे एंड लास्ट जहाँ तक मुझे याद है हमने जो कवर किया था दैट इज़ द मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हमने मोलर हीट कैपेसिटी को कवर किया था एंड लास्ट पे मैंने आपको एक मेयर्स रिलेशन बताया था, Cp माइनस CV इक्वल्स टू R। आज हम उसके आगे वाला पोर्शन करने वाले हैं, दैट इज रिगार्डिंग द हेज लॉ एंड द बॉर्न-हेबर साइकिल। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, दैट इज 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं, और अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा हेज लॉ। लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था दैट वाज दिस मेयर्स रिलेशन, Cp माइनस CV इक्वल्स टू R, ठीक है। ये R यहाँ पर आएगा P की जगह पर, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। तो Cp माइनस CV इक्वल्स टू R हमने लास्ट किया था। आज हम करने वाले हैं हेज लॉ। अब हेज लॉ जो है एक बहुत सिंपल चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से समझना। हेज नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये बात हमको बताई थी कि भाई कोई भी रिएक्शन, ठीक है, कोई भी रिएक्शन केमिस्ट्री में, चाहे वो एक सिंगल स्टेप में हो रही हो, चाहे वो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रही हो, जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, ठीक है, जिसे हम Q से लिखते थे, ठीक है, जिसे आप डेल्टा H पे बोल देते हो कभी कभी, ठीक है। तो जो एंथैल्पी चेंज होगा दोनों ही केसेस में, चाहे वो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में ख़त्म हो जाए, चाहे वो रिएक्शन टुकड़ों में, छोटी छोटी टुकड़ियों में, छोटे छोटे स्टेप्स में ख़त्म हो, दोनों ही केसेस में हेज लॉ के मुताबिक जो एंथैल्पी चेंज है वो सेम रहेगा। कैसे? देखिए एग्जांपल समझिए। मान लीजिए A मेरे पास कोई रिएक्टेंट है एंड D जो है वो मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट है। A से D का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखो होगा क्या, एक तरीका तो है कि ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो जाए, ठीक है, ये रिएक्शन जो है ये एक सिंगल स्टेप में हो जाए। लेट्स से ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो गई, A से D जो है वो डायरेक्टली बन गया। इस केस में जो भी हमारा एंथैल्पी चेंज हुआ उसको मैं मेंशन कर देता हूं कैपिटल Q से, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब मैं कहता हूं कि मुझे सेम प्रोसीजर फॉलो करना है कि मुझे A से D तो बनाना है, लेकिन इस बार मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, इस बार मैं इस प्रोसेस को स्टेप्स में लेकर जाऊंगा। तो देखो पहले A से B बना, ठीक है, फिर B से C बना एंड देन C से वो फिर बाद में जाके D बना। तो यहाँ पर 3 अलग अलग छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो हुए। तो यानी कि मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ A से B के बीच का एंथैल्पी चेंज जो है उसे मैं Q1 लिख दूँ, B से C के बीच के एंथैल्पी चेंज को मैं Q2 लिख दूँ, और C से D के एंथैल्पी चेंज को मैं Q3 लिख दूँ। तो हेज लॉ के हिसाब से ये जो Q है इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू Q1 Q2 एंड Q3 के सम के बराबर होगा। सो Q जो है दैट विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी कि आप चाहे सिंगल स्टेप में जाओ चाहे मल्टीपल स्टेप्स में जाओ, दोनों ही केसेस में एंथैल्पी चेंज किसी भी रिएक्शन का वो बराबर ही रहता है। इतनी बात क्लियर हुई भाई। अब हेज लॉ का एक आगे फर्दर जो था एक अच्छा खासा एक्सटेंशन और कह लो कि एक अच्छी एप्लीकेशन जो नोटिस की वो की थी बॉर्न ने, ठीक है। तो वी हैव अ साइकिल जिसे हम बोलते हैं बॉर्न-हेबर साइकिल। बॉर्न-हेबर साइकिल क्या होता है, एक सिंपल चीज़ समझना। आपका जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना किसी भी रिएक्शन में, उसको फॉर्म करने के लिए किसी एक प्रकार की एंथैल्पी या कह लो किसी एक प्रकार की एनर्जी का यूज़ नहीं होता। हो सकता है कि उस रिएक्शन के मैकेनिज्म में हमें किसी चीज़ को तोड़ना भी पड़े, हो सकता है किसी चीज़ को डिस्प्लेस भी करना पड़े, अपनी जगह से हटाना पड़े, हो सकता है किसी चीज़ को जोड़ना पड़े। तो बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स में हमारे पास क्या होती हैं, एंथैल्पी यूज़ होती हैं, हीट यूज़ होती है। तो उस केस में बॉर्न-हेबर साइकिल हमारे सामने आया था। इन्होंने बोला कि भाई किसी भी थर्मोडायनेमिक रिएक्शन में, ठीक है, किसी भी थर्मोडायनेमिक रिएक्शन में जो एनर्जी ओवरऑल
प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए बन रही है, वो किसका सम होगी? वो सम होगी हमारी रिएक्शन में इन्वॉल्व छोटी छोटी एनर्जीज का। ठीक है, हमारी रिएक्शन में हो रहे छोटी छोटी जो एनर्जीज हैं, छोटे छोटे जो एंथैल्पी चेंजेस हैं, उनको मिलाकर एक ओवरऑल हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, जिसको हम इस तरीके से डेल्टा एच एफ से लिखते हैं। मैं आपको ये जो अपना रिएक्शन है NaCl की फॉर्मेशन का, इससे कराऊंगा, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो भाई बॉन एम्बर साइकिल जो था, इन्होंने चीज़ स्टडी की थी आयनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, तो हमने एक आयनिक कंपाउंड का ही एग्जांपल कंसीडर किया, लेट्स से NaCl। NaCl हम जानते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को मिलाकर बनता है। ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये दो आयंस होते हैं, इनको मिला दो तो आपके सामने NaCl बन जाएगा, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। क्रिस्टलाइन माने जब आप नमक के दाने को ऐसे हाथ में पकड़ते हो तो आपको क्रिस्टल फील होता है। ठीक है, रफ फील होता है वो। तो ये बेसिकली क्या है? इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी हमने क्या करना है? इसका फॉर्मेशन करना है। इसका फॉर्मेशन करने के लिए हमें एक सोडियम की ज़रूरत है एंड वी रिक्वायर हाफ Cl2। ठीक है, यू नो द बैलेंसिंग। ठीक है, कि हमने यहाँ पर हाफ क्यों लगाया, हमने आधा Cl2 क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट में सिर्फ एक Cl है। ठीक है, तो भाई ये होती है एक ओवरऑल रिएक्शन। बट ये तो हमें भैया बाहर बाहर से देखने पे पता चलती है ना? ये तो हमें बाहर बाहर से देखने पे पता चलती है। इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? ठीक है, और ये दोनों किस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि हमारे पास NaCl फॉर्म हो जाए, उसका तरीका समझना ज़रूरी है। उसके तरीके में क्या होता है? सबसे पहले आता है भाई NaCl, सॉरी आपका Na सॉलिड। ठीक है, जो सोडियम होता है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है, तो सबसे पहला स्टेप होता है सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना, जिसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। अब ये जो सोडियम सॉलिड में है, इसको सब्लिमेशन में भेजना है ताकि ये सोडियम गैस बन जाए। ठीक है, तो जो एनर्जी हमारी इस केस में यूज होगी, ठीक है, उसे मैं क्या बोलूँगा? सब्लिमेशन की एंथैल्पी। ठीक है, डेल्टा एच सब्लिमेशन। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूँगा? डेल्टा एच सब्लिमेशन। भाई सब्लिमेशन की एंथैल्पी लगा दी। अच्छा, डेल्टा एच सब्लिमेशन लगाने के बाद ये गैस में कन्वर्ट हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसको देखो, Cl यानी कि क्लोरीन जो है ये तो ऑलरेडी गैस में है ना भाई, हमारा तो काम आसान हो गया, हमें सब्लिमेशन सेपरेटली लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इस केस में हमें करनी पड़ेगी डिसोसिएशन। भैया वो क्योंकि जब हम NaCl बनाते हैं तो हमारे पास सिर्फ क्या रहता है? एक Cl रहता है। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है? Cl2 का मॉलिक्यूल है। Cl2 मतलब कि भाई ये आपके सामने एक Cl2 का मॉलिक्यूल है जिसमें ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और बीच में एक बॉन्ड है। मुझे इसमें से एक Cl चाहिए। ठीक है, मुझे इसमें से क्या चाहिए? एक Cl चाहिए। तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, है ना? इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तब ये Cl बाहर निकलेगा। तो उस बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, या कह लो कि इस Cl2 मॉलिक्यूल को डिसोशिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन चाहिए। ठीक है, हमने डिसोसिएशन एंथैल्पी लगा दी। अब स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखो, ठीक है, जो ये नंबर बैलेंसिंग के लिए होता है। क्योंकि हम हाफ Cl2 को तोड़ रहे हैं, इसीलिए हमें डिसोसिएशन एंथैल्पी भी हाफ लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं एक Cl2 को तोड़ता, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करता? एक Cl2 को तोड़ते टाइम मैं डिसोसिएशन एनर्जी की एक यूनिट यूज करता। बट क्योंकि यहाँ पर आधे Cl2 को तोड़ा जा रहा है, आधे क्लोरीन मॉलिक्यूल को तोड़ा जा रहा है, इसीलिए डिसोसिएशन एनर्जी भी तोड़ने के लिए आधी लगेगी। ठीक है, चलिए भाई, हमने डिसोसिएशन एनर्जी भी लगा दी, हमारा Cl2 मॉलिक्यूल टूट गया, हमको उससे मिल गया एक क्लोरीन एटम गैशियस फॉर्म में। अब भाई कितनी मज़ेदार बात है, सोडियम भी गैशियस में आ गया, क्लोरीन भी गैशियस में आ गया। ठीक है, जोड़ देंगे? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आपको पता है इतनी चीज़ कि आयनिक कंपाउंड्स में एटम्स नहीं जुड़ते। आयनिक कंपाउंड्स में कौन जुड़ता है? आयंस जुड़ते हैं। यानी कि हमको सबसे पहले इस एटम और इस एटम यानी सोडियम एटम और क्लोरीन एटम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, हम सोडियम को पॉजिटिव चार्ज कैसे देंगे? उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितना एनर्जी चाहिए होता है उसको क्या बोलते थे? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी कह देते थे। ठीक है, तो यानी कि हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, जिसके लिए मैं लगाता हूँ डेल्टा एच आई, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एंड पीरियोडिसिटी में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने सोडियम में से उसका आयनाइजेशन एनर्जी लगा के एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, वो क्या बन गया? Na पॉजिटिव गैशियस।
ठीक है, क्या बन गया, Na पॉजिटिव। क्लोरीन की बात करते हैं। अब भाई एक पॉजिटिव है, क्लोरीन को Cl नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिकली चिपकेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसके अंदर लगा दी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है भाई साहब, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में हम एक एनर्जी लगा के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी लगाकर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है। तो मान लीजिए मैंने थोड़ी एनर्जी लगाई, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, तो Cl क्या बन गया, Cl नेगेटिव। यूज मैंने किसका किया, यूज मैंने किया हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। डेल्टा EgH से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब भाई देखो क्रिएट हो गई चीजें, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, दोनों आयंस क्रिएट हुए हैं। अब इन दोनों आयंस को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा NaCl सॉलिड, एक क्रिस्टल बन जाएगा, एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो NaCl है, इसको बनाने के लिए या कह लो कि इस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को जोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। मैंने आपको लैटिस एंथैल्पी ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में भी क्लियर की हुई है। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, आयंस को जोड़ते टाइम या फिर कह लो कि किसी भी मेटल का कोई भी सॉलिड लैटिस जब बनता है, ठीक है, तो उसको बनाने में या उसको ब्रेक करने में, ठीक है, 1 मोल लैटिस बनाने में या 1 मोल क्रिस्टल लैटिस ब्रेक करने में जितना एनर्जी लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों को जोड़ के लैटिस बनाने के लिए, ठीक है, एक पूरा वो क्यूब बनाने के लिए या कह लो कि पूरा एक बॉक्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लैटिस एंथैल्पी चाहिए। हमने लैटिस एंथैल्पी लगाई, NaCl तैयार हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब आओ बॉर्नहेबर की स्टेटमेंट पे। बॉर्नहेबर साइकिल क्या कहता था कि भाई जितनी भी भिन्न भिन्न प्रकार की एनर्जीज इस सारे मैकेनिज्म में यूज हुई हैं, उनके सम को ही हम क्या बोलेंगे, उनके सम को ही हम बोलेंगे फॉर्मेशन का एनर्जी। ठीक है, ये जिसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, कुछ भी कह दो। ठीक है, तो भाई जो भी मेरा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वुड बी सम ऑफ ऑल दीज एंथैल्पी चेंजेस। ठीक है, वो क्या रहेगा, इन सभी एनर्जीज को जोड़ दो और आपके सामने क्या आ जाएगा, आपका फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, कि भाई कितना हीट ऑफ फॉर्मेशन लगा है। अब एक बेसिक स्टेटमेंट है, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है एंथैल्पी के बारे में। अगर आप वैसे तो प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस क्लासेस में भी आप इस चीज़ को पढ़ के आए हो, 10th क्लास में आपने पढ़ा था। ठीक है, 2 तरीके की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट बाहर की तरफ रिलीज होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें सिस्टम हीट को पकड़ता है। ठीक है, तो याद रखिए जब आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन चलती होती है तब डेल्टा H नेगेटिव हो जाता है। रीजन इज बहुत सिंपल है, जब भी मैं आपको डेल्टा H बोलता हूं तो डेल्टा H क्या होता है, चेंज इन हीट या चेंज इन एंथैल्पी। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि भाई जितनी भी मेरी फाइनल हीट है सिस्टम की, उसको माइनस कर दो इनिशियल से। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, हीट बाहर की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी फाइनल कम होगी, तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अगर मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सिस्टम गर्म हो रहा है, फाइनल हीट ज़्यादा होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करने पे क्या होगा, डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए अब अगले लेक्चर में हम एंट्रोपी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं।